हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जुडिशियल रिमांड, पुलिस रिमांड और किसी व्यक्ति को कितने समय तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति पुलिस ने चालान पुट नहीं कर पाया है और फिर कोई व्यक्ति जमानत नहीं दे पा रहा है तो फिर ऐसी स्थिति में उसको कितने समय तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। साथ ही साथ जो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 22 के सब आर्टिकल 2 में और सेक्शन 57 CRPC में जो हमें अधिकार दिया गया है कि 24 घंटे से ज़्यादा किसी व्यक्ति को निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, तो उन सब का एक्सेप्शन हमारा कौन सा सेक्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है उसमें कौन सा जो प्रोविज़न है वो उसके बारे में रिमांड की बात करता है। साथ ही साथ जब ट्रायल पीरियड शुरू हो जाता है, जब कोर्ट संज्ञान ले लेता है, न्यायालय जब संज्ञान ले लेता है, तो उस स्थिति में कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग हम रिमांड में किसी एक्यूज्ड को मांग सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल जो 22 का सब आर्टिकल 2 है उसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाएगा। ये उसका फंडामेंटल राइट है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए CRPC में भी हमारा सेक्शन 57 दिया गया है, उसमें भी ये प्रोविज़न किया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरुद्ध नहीं कर सकता। तो सेक्शन जो 57 है वो आर्टिकल जो हमारा 22 का सब आर्टिकल 2 है उसका जो एक्सेप्शन है वो कहाँ दिया गया है, सेक्शन 167 में। तो उस प्रक्रिया का उल्लेख सेक्शन 167 में किया गया है कि जब 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो सके तो जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष एक्यूज को पेश किया जाता है वह उसको पुलिस अभिरक्षा या फिर न्यायिक अभिरक्षा में जैसा भी उचित समझे ऑर्डर पास कर सकता है। इस प्रकार के आदेश को रिमांड या प्रतिप्रेषण कहते हैं। तो रिमांड और प्रतिप्रेषण का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है वापस करना। रिमांड प्रतिप्रेषण इसका अर्थ क्या होता है? वापस करना। अर्थात पुलिस ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया है वो मजिस्ट्रेट से ये कहते हैं कि हमें और मामले में भी इस एक्यूज से पूछताछ करना है, इसलिए आप हमें इस एक्यूज को वापस कर दो। तो वो क्या होता है? प्रतिप्रेषण। उसको इंग्लिश में रिमांड बोलते हैं। फ्रेंड्स, दो कस्टडी यहाँ पर बात की गई, एक तो पुलिस कस्टडी की बात की गई है, पुलिस रिमांड की बात की गई है, एक जुडिशियल रिमांड की बात की गई है। तो पुलिस रिमांड में इसलिए भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? इन्वेस्टिगेशन के लिए। और जुडिशियल रिमांड में क्यों भेजते हैं? कि अभियुक्त जो एविडेंस है उससे छेड़छाड़ ना कर सके। और जो पुलिस रिमांड का जो टाइम पीरियड होता है, वैसे जिस दिन एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया गया है उस दिन से लेकर 15 दिन के भीतर तक ही सिर्फ पुलिस अधिकारियों को पुलिस रिमांड दिया जा सकता है। 15 दिन खत्म हो गए हैं उसके बाद वो पुलिस रिमांड नहीं मांग सकते। मतलब जो पहले एक्यूज को जिस दिन पहली बार मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया उस दिन से लेकर 15 दिन तक की जो अवधि होगी वो पुलिस रिमांड भी हो सकती है और जुडिशियल रिमांड भी हो सकती है। लेकिन 15 दिन खत्म हो गए हैं उसके बाद पुलिस रिमांड नहीं दिया जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स 167 को पढ़ते हैं हम एक्ट के साथ। जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा ना किया जा सके तब प्रक्रिया की। जब कभी भी किसी व्यक्ति को अगर पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया है और पुलिस अधिकारी को ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो 57 में नियत 24 घंटे के भीतर पूरा नहीं हो सकता है, तो कौन सा पुलिस अधिकारी है जो रिमांड की मांग कर सकता है? पुलिस थाने का बाहर सदक अधिकारी या फिर उस मामले का इन्वेस्टिगेशन कोई ऐसा पुलिस अधिकारी कर रहा है जो उपनिरीक्षक से निम्नतर पंक्ति का नहीं है, मतलब उपनिरीक्षक है या फिर उपनिरीक्षक से बड़ा कोई अधिकारी है, तो वो निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जो केस डायरी होगी उसकी प्रतिलिपि और एक्यूज्ड को भेजेगा। और वह मजिस्ट्रेट क्या करेगा? इसके बारे में 167 के सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि वह मजिस्ट्रेट जिसके पास एक्यूज्ड को इस धारा के अधीन भेजा जाता है, चाहे उसको मामले की विचारण करने की अधिकारिता हो या ना हो, मतलब जिससे आप रिमांड मांगने जा रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि उसको उस मैटर को ट्राई करने का जुरिडिक्शन हो। कोई ऐसे मजिस्ट्रेट के साथ समक्ष भी आप पेश कर सकते हैं जिसके पास जुरिडिक्शन नहीं है उस मैटर को ट्राई करने का। तो वो जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष आप उसको पेश कर रहे हैं वो एक्यूज्ड को जैसी भी उचित समझे वो वैसी अभिरक्षा में उसको इतनी अवधि के लिए जो कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक की ना होगी निरुद्ध किया जाना समय समय पर प्राधिकृत कर सकता है। तो जैसी चाहे मतलब GR भी दे सकता है, पुलिस रिमांड भी दे सकता है, GR जुडिशियल रिमांड और PR पुलिस रिमांड, दोनों में से कोई भी रिमांड वो दे सकता है। लेकिन जो प्रथम बार पेश किया उस दिन से लेकर 15 दिन तक की ही हो सकती है, उसके बाद पुलिस रिमांड नहीं होगा। इसके बाद इसका A पॉइंट है, मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा 15 दिन की अवधि से आगे के लिए उस दशा में प्राधिकृत कर सकता है जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है, किंतु कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त को इस पैरा के अधीन अभिरक्षा में निरोध, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 15 दिन से अधिक के लिए उसको निरोध प्राधिकृत कर सकता है, लेकिन पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा, मतलब
प्रथम बार मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया उस दिन से लेकर 15 दिन तक की तो पुलिस अभिरक्षा भी हो सकती है और न्यायिक अभिरक्षा भी हो सकती है। लेकिन 15 दिन से आगे की भेजना है तो पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा मीन्स न्यायिक अभिरक्षा में कब प्राधिकृत कर सकता है, जबकि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है। किंतु कोई भी मजिस्ट्रेट इस पैरा के अधीन जो भी अभिरक्षा में निरोध का आदेश पास करेगा वो कितने दिन से ज़्यादा का नहीं होगा। अगर एक्यूज ने अपराध कौन सा किया है, उसने अगर ऐसा अपराध किया है जिसमें दंड कितना है, पनिशमेंट कितना है, या तो मृत्यु दंड है या आजीवन कारावास है, या फिर ऐसी कोई उसने अपराध किया है जिसमें पनिशमेंट कितना है 10 वर्ष से ज़्यादा का है, तो ऐसी स्थिति में जो न्यायिक अभिरक्षा होगी वो कितनी होगी, वो 90 दिन से ज़्यादा की नहीं होगी। मतलब 19 डेज से अनधिक, 90 डेज से अनधिक का कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है। और ये 90 डेज है, ये भी किस दिन से काउंट किए जाएंगे, ये 90 डेज भी जिस दिन एक्यूज को प्रथम बार मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया उस दिन से ही काउंट किए जाएंगे। मीन्स इसमें जो 15 डेज हैं स्टार्टिंग वाले वो भी इसमें काउंट होंगे। और सेकंड पॉइंट है कुल मिलाकर 60 दिन से अधिक अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण किसी अन्य अपराध के संबंध में। तो मृत्यु आजीवन कारावास से 10 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय मामलों में तो 90 डेज से ज़्यादा का नहीं होगा। और इनके अलावा मतलब 10 वर्ष तक के या 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय कोई अपराध है तो उनमें जो न्यायिक अभिरक्षा होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा 60 डेज से ज़्यादा का नहीं होगा। और यथास्थिति 90 या 60 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है और दे देता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। और यह समझा जाएगा कि इस उपधारा के अधीन जमानत पर छोड़ा गया व्यक्ति अध्याय 33 के प्रयोजनों के लिए उस अध्याय के उपबंधों के अधीन छोड़ा गया है। 90 या 60 डेज के भीतर अगर एक्यूज जमानत देने के लिए तैयार होता है, मतलब कब कि जब 90 डेज हो गए हैं 60 डेज हो गए हैं, तो इन दिनों में पुलिस को क्या करना चाहिए था, चालान पुट कर देना चाहिए था कोर्ट में, लेकिन पुलिस चालान पुट नहीं कर पाई है। 90 या 60 डेज में पुलिस ने कोर्ट में चालान पुट नहीं किया है तो एक्यूज जमानत का अधिकारी हो जाता है। लेकिन एक्यूज 90 या 60 डेज में पुलिस ने चालान पेश नहीं किया और ना ही एक्यूज ने जमानत मांगी तो फिर उसका निरोध इलीगल अवैध नहीं होगा। किंतु एक्यूज के द्वारा जमानत का आवेदन दिए जाने से पूर्व ही अगर पुलिस ने चालान पुट कर दिया है तो एक्यूज का जो 167 के अधीन बेल लेने का जो राइट है वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो जो CRPC का जो हमारा सेक्शन है 437 जो चैप्टर 33 में दिया हुआ है उसके लिए अकॉर्डिंग वो जमानत के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है, फिर उसको मेरिट के आधार पर जमानत दी जाएगी। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, 90 डेज कौन से मामलों में होगा और 60 डेज कौन से मामलों में होगा। इसके बाद इसका B पॉइंट है, यदि कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन किसी अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा में निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक कि पुलिस अभियुक्त उसके समक्ष पहली बार और तत्पश्चात हर बार जब तक कि अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में रहता है व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया जाता। मीन्स कि जब भी PR मांगेंगे, पुलिस रिमांड मांगेंगे तो मजिस्ट्रेट तभी PR में एक्यूज को देगा, जबकि आप पहली बार PR मांगने आते हैं तो उसको एक्यूज को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करें। और जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि एक बार में 15 दिन ही दे दें, वो पहले बार में 2 दिन दे दिए, फिर 3 दिन दे दिए, फिर 4 दिन दे दिए, तो ऐसे कर करके टोटल 15 डेज वो होगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी जितनी बार भी आप उसको पुलिस रिमांड में मजिस्ट्रेट से मांगते हैं तो हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, एक्यूज को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक्यूज को पेश नहीं किया और मजिस्ट्रेट पुलिस रिमांड ग्रांट कर दे, तो मजिस्ट्रेट जब तक आप एक्यूज को पेश नहीं करेंगे पुलिस रिमांड में उसको नहीं सौंपेगा। और जब भी उसको पुलिस रिमांड में सौंपा जाएगा तो उसका मेडिकल कराया जाएगा और जब भी वो कोर्ट में आएगा तब भी उसका मेडिकल कराया जाएगा। किंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त के या तो व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक दृश्य संपर्क के माध्यम से पेश किए जाने पर न्यायिक हिरासत में निरोध को और बढ़ा सकता है। लेकिन अगर जो न्यायिक अभिरक्षा है वो मांगना है आपको, न्यायिक हिरासत मांगना है तो पहली बार तो आपको सशरीर ही उसको पेश करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप और कस्टडी को पहली बार में जैसे उन्होंने 10 दिन दे दिया, फिर उसके बाद अब आप उसको और आगे बढ़वाना चाहते हैं न्यायिक अभिरक्षा को, तो फिर ऐसी स्थिति में फिर या तो व्यक्तिगत रूप से उसको पेश कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक दृश्य संपर्क के माध्यम से भी आप उसको पेश कर देते हैं। तो फिर जो न्यायिक हिरासत की जो टाइम पीरियड होगा कोर्ट उसको और बढ़ा देगा, मतलब वीडियो जो रिकॉर्डिंग होगी उसके माध्यम से भी वो न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ा देगा। लेकिन प्रथम बार तो आपको क्या करना पड़ेगा, सशरीर उसको कोर्ट में पेश करना ही पड़ेगा। और अगर जैसे पुलिस लेके आती है एक्यूज को मजिस्ट्रेट के समक्ष और एक्यूज कहता है कि पुलिस बहुत मारती पीटती है, ज़बरदस्ती अपराध के लिए कन्फेशन कराना चाहती है, तो फिर पुलिस अधिकारियों को इस स्थिति में जो पुलिस रिमांड है वो मजिस्ट्रेट नहीं देगा। इसका खंड हमारा C है कि कोई भी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशेषता सशक्त नहीं किया गया है पुलिस अभिरक्षा का निरोध प्राधिकृत नहीं करेगा। मीन्स जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है अगर उसको हाई कोर्ट ने इस निमित्त सशक्त नहीं किया, एम्पावर्ड नहीं किया है, तो पुलिस कस्टडी का निरोध प्राधिकृत नहीं करेगा। मतलब जो सेकंड क्लास है वो पुलिस कस्टडी नहीं दे सकता, जुडिशियल कस्टडी दे सकता है। पुलिस कस्टडी वो कब दे सकता है, जबकि हाई कोर्ट ने उसको स्पेशल एम्पावर्ड किया हो, तभी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, जो
पुलिस कस्टडी है वो प्राधिकृत कर सकता है। इसका स्पष्टीकरण फर्स्ट है, ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है कि शंकाएं दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि पैरा ए में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त हो जाने पर भी अभियुक्त व्यक्ति तब तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाएगा जब तक कि वह जमानत नहीं दे देता। जैसे अभी हमने पढ़ा कि अगर 90 या 60 डेज के भीतर पुलिस चालान पुट नहीं कर पाई तो एक्यूज क्या हो जाएगा, जमानत का अधिकारी हो जाएगा। लेकिन एक्यूज ने जमानत नहीं मांगी है तो फिर ऐसी स्थिति में पुलिस ने अब चालान पुट कर दिया है ना, तो फिर अब उसका जमानत का अधिकार ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब मामला चलता ही जा रहा है तो एक्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय तक उसको निरुद्ध करके कारावास में रखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब तक वो जो पैरा ए में निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाने पर भी एक्यूज तब तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाएगा जब तक कि वो जमानत नहीं दे देता। मान लो वो जमानत दे ही नहीं पा रहा है, कोई गरीब है, कुछ सर्कमस्टेंट ऐसे हैं कि कोई उसकी तरफ से है ही नहीं है तो उसकी जमानत नहीं हो पा रही, तो क्या वो पूरी लाइफ टाइम जेल में रहेगा? तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। इसके लिए हमको हमारा एक सेक्शन CRPC का 436A भी देखना पड़ेगा। उसमें क्या बताया गया है कि कोई जो एक्यूज है वो कितने समय तक ज़्यादा से ज़्यादा निरोधित करके रखा जा सकता है। तो वो आप देखिएगा फ्रेंड्स कि कोई भी एक्यूज है अगर उसने कोई अपराध किया है तो जांच या विचारण की अवधि के दौरान वो कितने समय के लिए इन्वेस्टिगेशन जांच या विचारण की अवधि के दौरान वो अगर आधे से जिस अपराध के लिए उसको गिरफ्तार किया गया है उस अपराध में जितनी सजा है उससे अगर आधे से ज़्यादा वो भुगत चुका है तो फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। तो 436A आप देखिएगा, इसमें एक केस का नाम भी आप नोट डाउन कीजिए फ्रेंड्स, हुस्न आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य। ये इंपॉर्टेंट केस है। इसमें डिसाइड किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि उन अभियुक्तों को जो नियत अधिकतम कारावास से आधा कारावास भुगत चुके हैं उनकी निजी जमानत पर छोड़ने का आदेश कोर्ट दे सकता है, और जहां अभियुक्त पूरा दंड भुगत चुका है वहां उन्हें जेल में रखने का कोई भी औचित्य नहीं है। उनका जो डिटेंशन है वो कैसा हो जाएगा, वो इलीगल हो जाएगा। और कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन जांच या विचारण की अवधि के दौरान उस विधि के अधीन अपराध के लिए जितना उस अपराध में पनिशमेंट है उस कारावास की अधिकतम अवधि के लिए किसी भी दशा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। जैसे किसी एक्यूज ने अपराध किया था उसमें पनिशमेंट था 7 वर्ष तक का, अभी उसकी मैटर की ट्रायल चलते चलते ही कितना हो गया है, उसको उसका जो टाइम पीरियड है जेल में रहते ही 4 साल हो गया है। तो ऐसी स्थिति में फिर उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो स्पष्टीकरण है इसको हमको पढ़ना है, जो हमारा सेक्शन है CRPC का 436A उसके साथ हमको इसको पढ़ना है। स्पष्टीकरण 2, यदि ये प्रश्न उठता है कि कोई अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था जैसा कि पैरा B के अधीन अपेक्षित है तो अभियुक्त व्यक्ति की पेशी को यथास्थिति निरोध प्राधिकृत करने वाले आदेश पर उसके हस्ताक्षर से या मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त की व्यक्तिगत दृश्य संपर्क के माध्यम से प्रमाणित पेशी के बारे में आदेश द्वारा साबित किया जा सकेगा। कि प्रथम बार जब भी आप पुलिस रिमांड मांगेंगे, जब भी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है, तो ये कि आपने उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो जो कस्टडी का जो ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने दिया उस पर जो एक्यूज्ड का के सिग्नेचर होंगे उससे उसको प्रूफ करेंगे, या फिर मजिस्ट्रेट ने जो न्यायिक अभिरक्षा है उसकी जो टाइम पीरियड मजिस्ट्रेट ने बढ़ाया है और आप एक्यूज को पेश नहीं किया है, आपने इलेक्ट्रॉनिक दृश्य संपर्क के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपने उसको पेश किया था, तो ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रॉनिक दृश्य संपर्क माध्यम की जो प्रमाणित पेशी मतलब प्रमाणित कोई भी कॉपी सीरीज़ वगैरह होंगी उनको साबित करके आप ये साबित कर सकते हैं कि इस तरीके से ये चीज़ें देखकर उसको एक्सटेंड किया गया था। फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी स्थितियाँ होती हैं जबकि जो एक्यूज़ है वो कोर्ट में नहीं आ पा रहा है? जैसे कि कोई सर्कमस्टेंस है, एक्यूज बहुत ज़्यादा घायल है या फिर बहुत ज़्यादा बीमार है और टाइम पीरियड उसका ख़त्म हो गया है या तो जुडिशियल कस्टडी का, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? उसको इस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उसका जो रिमांड है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। इसका परंतु भी इम्पॉर्टेंट है कि यह है कि 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री की दशा में निरोध किसी रिमांड गृह या मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था की अभिरक्षा में प्राधिकृत किया जाएगा। कि 18 वर्ष से कम की कोई स्त्री है तो उसका जो रिमांड है उसको कहाँ भेजा जाएगा? उसको जेल में नहीं जाएगा, किसी रिमांड गृह में या फिर मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था में उसका निरोध प्राधिकृत किया जाएगा। इसके बाद इसका सेक्शन 2A है कि उपधारा 1 या उपधारा 2 में किसी बात के होते हुए पुलिस थाने का भार सदक अधिकारी, अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी, उप निरीक्षक से पंक्ति का निम्नता नहीं है, तो जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट ना मिल सके वहां कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जिसको न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई हैं, इसके पश्चात वेट डायरी मामले से संबंधित प्रविष्टियां की एक प्रतिलिपि भेजेगा। साथ ही साथ अभियुक्त व्यक्ति को भी उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। तब ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट
लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अभियुक्त व्यक्ति को ऐसी अभिरक्षा में निरोध जैसा वह ठीक समझे ऐसी अवधि के लिए प्राधिकृत कर सकता है, जो कुल मिलाकर 7 दिन से अधिक नहीं होगी। फ्रेंड्स, आपको इतना याद रख लीजिए कि कभी न्यायिक मजिस्ट्रेट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, जो कार्यपालक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, JR या PR कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन वो टोटल कितना टाइम पीरियड होगा जितना वो देंगे JR या PR, तो वो 7 डेज से ज़्यादा का नहीं होगा। फ्रेंड्स, तो ये आप इसमें देख लीजिएगा। इसका अगला परंतु है, परंतु उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व कार्यपालक मजिस्ट्रेट मामले के अभिलेख, मामले से संबंधित डायरी की प्रविष्टियों सहित जो यथास्थिति पुलिस थाने के भारसदक अधिकारी या इन्वेस्टिगेशन करने वाले अधिकारी द्वारा उसे भेजी जाए, निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह होंगे, डायरी वगैरह होगी, वो सारी चीज़ें जो निकटतम मजिस्ट्रेट होगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, उसको भेजेगा। इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद सब क्लॉज 3 है इसका, इस धारा के अधीन पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध प्राधिकृत करने वाला मजिस्ट्रेट ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा। इसके बाद 4 है इसका कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट जो ऐसा आदेश दे, अपने आदेश की प्रतिलिपि अपने कारणों सहित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा। यहाँ ये बोल रहे हैं कि अगर JMFC या JMSC मतलब फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मतलब CGM से भिन्न अगर कोई भी जो मजिस्ट्रेट है, अगर उसने इस तरीके से कस्टडी या रिमांड का ऑर्डर पास किया है, तो वो उस रिमांड या कस्टडी की एक कॉपी CGM को भेजेगा। इसके बाद इसका 5 क्लॉज है कि यदि समन मामले के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में अन्वेषण अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता, तो मजिस्ट्रेट अपराध में आगे और अन्वेषण को रोकने के लिए आदेश करेगा, जब तक अन्वेषण करने वाला अधिकारी मजिस्ट्रेट का समाधान नहीं कर देता कि उन विशेष कारणों से और न्याय हित में 6 मास से आधे की अधिक अवधि के लिए अन्वेषण जारी रखना आवश्यक है। कि केसेस कौन से, समन केसेस, तो समन केसेस कौन से होते हैं, CRPC में जो 2W डेफिनेशन नंबर है उसमें समन केसेस बताए गए। ऐसे मामले जिनमें 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम का पनिशमेंट है, समन मामले होंगे। तो समन मामले मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल किए जाने वाले, उनमें पुलिस है वो 6 महीने के भीतर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगी, वो अगर मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि 6 माह से आगे और अन्वेषण करना आवश्यक नहीं है, तो वो इन्वेस्टिगेशन रोकने का आदेश भी दे सकता है। सब क्लॉज 6, जहाँ उपधारा 5 के अधीन अपराध को आगे अन्वेषण रोकने का आदेश दिया गया है, वहाँ यदि सेशन न्यायालय उसे आवेदन दिए जाने पर अन्यथा समाधान हो जाता है कि उस अपराध का आगे अन्वेषण किया जाना चाहिए, तो वह धारा 5 के दिन आदेश को रद्द कर सकेगा। तो जैसे कि 6 मंथ में अगर आप समन मामलों में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो जो उस मामले का ट्रायल करने वाला मजिस्ट्रेट है वो आपको बोल देगा कि आप उस मामले का इन्वेस्टिगेशन रोक दें। तो अगर आप और आगे इन्वेस्टिगेशन उस मामले का करवाना चाहते हैं, तो सेशन न्यायाधीश को अगर आप आवेदन करते हैं और सेशन न्यायाधीश का समाधान हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो 6 माह से ज़्यादा का टाइम पीरियड भी आपको दे सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा सेक्शन 167। अब हम देखते हैं थोड़ा सा 309। तो 167 है वो कौन सी स्थिति में हमारा कौन सी स्टेज पर रिमांड है। 167 है हमारा जो स्टेज है हमारी इन्वेस्टिगेशन, और जो हमारा 309 309 सेक्शन है वो भी एक रिमांड की बात करता है। तो वो कब कि जब कोर्ट क्या करता है, चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो जाती है, कोर्ट अपराध जो न्यायालय है वो क्या करता है, अपराध का संज्ञान ले लेता है। मीन्स जांच या विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में यहाँ पर प्रतिप्रेषित किया जा सकता है। तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, वो 15 दिन, और 15 दिन करके उसको कितना भी बढ़ा सकता है। वहाँ पर पुलिस रिमांड नहीं है फ्रेंड्स, वहाँ पर क्या है, जुडिशियल रिमांड है। तो 167 और 309 के रिमांड में डिफरेंस क्या है, 167 में इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर है और 309 में अपराध का संज्ञान किए जाने के पश्चात है। और 167 में पुलिस अभिरक्षा और न्यायिक अभिरक्षा दोनों हो सकती है, जबकि 309 में केवल न्यायिक अभिरक्षा है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।